प्रकाश वर्ष सब लोगों को पता होगा। प्रकाश वर्ष यह एक दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष यह एक दूरी का मात्रक है। ठीक, प्रकाश वर्ष दिया तो समय का नहीं समझिएगा, दूरी का समझिएगा। ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, एक दूरी का मात्रक है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। मतलब कोई प्रकाश जला दो, टार्च जला दो या कोई बल्ब जला दो, जितना प्रकाश एक साल में दूरी तय कर ले वो प्रकाश वर्ष हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष, जिसका मान होता है 9.46 गुणा 10 की पावर 12 मीटर ना, मीटर। ठीक है, इसका मान होता है 9.46 गुणा 10 की पावर 12। ठीक है, इतना है रखना आपको। कितना मान है? 9.46 गुणे 10 की पावर 12। प्रकाश वर्ष, वर्ष जुड़ा है तो वर्ष से आप समय से नहीं जाइएगा। ठीक है, वर्ष से समय से नहीं जाएगा। प्रकाश वर्ष सिर्फ दूरी का मात्रक है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, इसका मान जो है 9.46 गुणे 10 की पावर 12 मीटर। ठीक है, जैसे प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ऐसे आपका पार्सेक है, वह भी दूरी का मात्रक है। ठीक है, पार्सेक, पार्सेक या भी दूरी का मात्रक है। पार्सेक या भी दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक होने के साथ साथ में या दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक है, या दूरी का, या दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक है, प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है, पार्सेक भी दूरी का मात्रक है। मगर पार्सेक क्या है? प्रकाश वर्ष के साथ में उससे बड़ा मात्रक हो जाएगा ये। ठीक, प्रकाश वर्ष भी मात्रक दूरी का और पार्सेक भी, पार्सेक सबसे बड़ा है। ठीक है, अब देख लेते हैं पार्सेक अगर सबसे बड़ा है तो कितना बड़ा होगा। पार्सेक भाई, एक पार्सेक को हम क्या मानेंगे? कुछ ना कुछ उसकी दूरी मानेंगे ना। एक पार्सेक की कोई ना कोई दूरी मानेंगे, तो क्या मानेंगे पार्सेक की दूरी? एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएंगे तब एक पार्सेक हो जाएगा। मीटर में निकालेंगे इसको। 3 गुणे 10 की पावर
16। ठीक है, इतने आपके फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। दूरी के जो दो मात्रक है दोनों, प्रकाश वर्ष और पार्सेक। प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा चली गई एक वर्ष में दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। उसका मान होगा तो 9.46 या 46, 9.46 गुणा 10 की पावर 12। दशमलव के बाद एक एकम पढ़ा जाता है, मगर हम लोग याद करने के लिए 9.46 कह देंगे। 9.46 गुणा 10 की पावर 12 मीटर। और पार्सेक देख लेंगे तो 3.26 प्रकाश वर्ष है, या फिर 3 गुणा 10 की पावर 16 मीटर। ठीक है, 3 गुणा 10 की पावर 16 मीटर। समझ गया ना? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। पॉइंट टू पॉइंट लिखा जाए, पॉइंट टू पॉइंट रख लीजिएगा वैसे 100% आपके फंसेंगे पेपर में। समुद्र तट पर वायुमंडलीय दाब एक बार होता है। देखो, समुद्र तट पर वायुमंडलीय दाब एक बार होता है। एक बार होता है। जो गैस होती है उसका भी हम दाब मापते हैं ना किसी न किसी से। तो गैस का दाब मापने का मात्रक मैनोमीटर है। लिख लो, गैस का दाब मापने का मात्रक मैनोमीटर है। मैनोमीटर है। ठीक, अगर गैसों का दाब मापेंगे तो काहे में मापेंगे? मैनोमीटर। जैसे सिलेंडर में उतनी गैस भरी होती है तो उसका दाब काहे में मापेंगे? मैनोमीटर। गैस का दाब मापने का मात्रक क्या है? मैनोमीटर। साथ में रिवीजन करते रहो, उठ जाएंगे ऐसे। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम जो यान था उसका नाम पता होगा, बताओ। लूना भाई। सेकंड, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान ल्यूनिक सेकंड है। ठीक, ल्यूनिक सेकंड है। ल्यूनिक सेकंड है। एक मिनट, पृथ्वी पर मध्यमान घनत्व तो 5.5। पृथ्वी पर मध्यमान घनत्व 5.5। पृथ्वी पर मध्यमान 5.5 मिलीग्राम, 5.5 ग्राम घन, 5.5 ग्राम। पृथ्वी पर मध्यमान घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन है। एक क्वेश्चन हमारा बीएड में आया था, सेम टू सेम ऐसे है।
पृथ्वी का मध्यमान घनत्व कितना है? 5 ग्राम प्रति घन है। ठीक, 5.5 दिए तो इसके साथ में और भी ऑप्शन दिए थे, तो वो ग्राम प्रति घन याद रखना है, 5.5 ग्राम प्रति घन। एक क्वेश्चन हमारा बीएड में आया था जब एंट्रेंस एग्जाम दिए थे उस वक्त, तो इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर मध्यमान घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन है। नाट समुद्री जहाज मापने की इकाई है, पता होगा सब लोगों को। नॉट। ठीक, लिख लो नॉट। समुद्री जहाज की गति मापने का मात्रक है, समुद्री जहाज की गति मापने का मात्रक है। ठीक, एक नाट बराबर 1852 मीटर प्रति घंटा। 1852 मीटर प्रति घंटा क्या होगा? 1852 मीटर प्रति घंटा। एक नाट बराबर 1852 मीटर प्रति घंटा। अब समझ लो, यहाँ पे एग्जाम में क्या करते हैं, 1852 मीटर प्रति किलो मतलब किलोमीटर प्रति घंटा दे देंगे आपको। ठीक, जो कंफ्यूजन जहां से उठाते हैं वो चीज हम आपको बता रहे हैं। किलोमीटर दे देंगे, आप 1852 घंटे रहोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। 1852 मीटर प्रति घंटा याद रखना आपको, 1852 मीटर प्रति घंटा, किलोमीटर नहीं याद रखना, मीटर प्रति घंटा याद रखना। जो चीज टॉपिक है उसका पूरा का पूरा बिंदु याद रखोगे तभी हो जाएगा। ठीक है, उधर देंगे 1852 मीटर प्रति घंटा, 1852 किलोमीटर प्रति घंटा, बाकी दो ऑप्शन और दे देंगे, और कभी कभार दे देंगे 5218 एक जैसे दे देंगे आप, तो आप कंफ्यूज आ जाओगे कि 5218 1852 क्या, दोनों चीज रखना। 1852 मीटर प्रति घंटा, किलोमीटर नहीं, इतना याद रखना, मीटर प्रति घंटा। उसी सवाल को सिर्फ कंफ्यूजन की वजह से घुमाते हैं, वो देखते हैं कि आपको वो आपने सटीक याद है कि नहीं याद। तो आपको बिल्कुल सटीक याद रखना, 1852 मीटर प्रति घंटा। किलोमीटर याद रखो आप समझोगे तो आप लोग उसको इग्नोर करिएगा, मीटर तो मीटर ही रहिएगा। और क्वेश्चन बार इसलिए पूछते हैं क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर भी दे देते हैं, आप समझ दे देंगे कि 1852 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर जहां दे देंगे तो गड़बड़ा जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, यहीं पे आपके कंफ्यूजन होगा। तो 1852 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, 1852 मीटर प्रति घंटा है। ठीक, 1852 मीटर प्रति घंटा है। एक नाट कहा था समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। अच्छा, अब जैसे नाट है, एक नाट हो गया, इसको एक बदला हुआ रूप दे देते हैं, कभी कभार कह देते हैं कि नॉटिकल मील काहे की इकाई है। नॉटिकल मील, नॉटिकल मील दूरी मापने की इकाई। ठीक, नॉटिकल मील दूरी मापने की इकाई, नॉटिकल मील दूरी मापने की इकाई। दूरी मापने की इकाई है, नॉटिकल मील दूरी मापने की इकाई है। फाइव के साथ में कंक्लूजन बताते हैं, जहां से कंक्लूजन क्रिएट करके क्वेश्चन पूछते हैं आप। पारा जानते हो क्या आप? यस सर।
पारा एक तरल धातु है, पारा, ठीक, पारा क्या है? तरल धातु। एक तरल धातु। देखो पारा एक तरल धातु है, ठीक है। तरल क्या होता है? जिसको डालोगे तो बहता चला जाए, जिसको डालोगे तो बहता, जल डालोगे तो क्या होगा? बहता चला जाएगा। पेट्रोल डालोगे तो बहता चला जाएगा, ठीक है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, ठीक है। जो चीज लिक्विड होगी क्या होगी? तरल होगी, क्या होगी? वो बहती चली जाएंगे। तो पारा क्या है? तरल है। ये भी धातु, लोहा भी धातु है ना? क्या ये तैरेगा? मतलब अपने मन से तैरेगा? नहीं तैरेगा, ज्यादा तो ही रुक जाएगा। मतलब पाजे को अगर डाल दोगे नीचे तो बहता हुआ चल देगा। पारा क्या है? तरल धातु, मगर इसका जो घनत्व होता है वह लोहे से भी ज्यादा होता है। पारे का जो घनत्व होता है वो लोहे से भी ज्यादा होता है। अगर पारे पे आप लोहे की गेंद रखेंगे तो डूबेगी नहीं बल्कि तैरेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? पारे का घनत्व लोहे से अधिक होता है। पारा का घनत्व लोहा से अधिक होता है। यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि यदि लोहे की गेंद किसी पारे में डालेंगे तो क्या होगा? डूब जाएगी? नहीं डूबेगी? डूब भी जाएगी, नहीं डूबेगी? उपरोक्त में से कोई नहीं, कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। तो हमें क्या, जब पारे का घनत्व लोहे से अधिक है तो गेंद क्या होगी? नहीं डूबेगी, वो तैरेगी, ठीक है। गेंद क्या होगी? तैरेगी। इसको क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। इसे क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं, के नाम से भी जानते हैं। पारा को क्विक सिल्वर नाम से भी जानते हैं। अच्छा, यहां से क्वेश्चन भी और आएगा। यह लिख लो, यह थर्मामीटर, बैरोमीटर और मोनीमीटर। या थर्मामीटर, बैरोमीटर व मोनीमीटर में प्रयुक्त किया जाता है। प्रयुक्त किया जाता है। या थर्मामीटर, बैरोमीटर और मोनीमीटर में प्रयुक्त किया जाता है। इन चीजों में प्रयुक्त किया जाएगा। अब क्वेश्चन यहां से पूछते हैं, यदि बैरोमीटर का, लिख लो फिर बताते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं यहां से कैसे। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, यदि बैरोमीटर की नली का व्यास बढ़ा दिया जाए तो पारे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे यदि बैरोमीटर का व्यास बढ़ा दिया जाए, व्यास क्या होता है? व्यास जो सर उसके अंदर का त्रिज्या जो होती है इसका दोगुना व्यास। जैसे क्या है, व्यास ही तो है। इसको अगर आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? त्रिज्या नहीं हो जाएगी भाई। ये क्या है? ये पूरा व्यास है, इसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या हो जाएगी। यदि बैरोमीटर के व्यास में इसको, जैसे बैरोमीटर मान चलो यह है बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर
यह है यहाँ, या बैरोमीटर आपका समझो, या बैरोमीटर है। अब इसका समझ लो जो इतना ही व्यास है, समझ लो इसका 4 सेंटीमीटर व्यास है, ठीक है। अब क्या करें कि दूसरा बैरोमीटर बढ़ा लें, इसमें पारा भरा, क्या भरा है, क्या भरा है, पारा। ठीक, क्या भरा है, पारा भरा, इसमें पारा भरा है, इसमें क्या भरा, पारा भरा है, क्या भरा है, पारा भरा, ठीक है। अब इसका जो पारा है इतना भरा हुआ है, ठीक है, इतना भरा हुआ। अब इसका व्यास हम बढ़ा देते हैं, व्यास बढ़ाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, इसका व्यास कम था, इसका व्यास बढ़ा दें। अब इसमें जो पारा है, अब क्वेश्चन आता है, यदि बैरोमीटर का व्यास बढ़ा दिया जाए तो पारा की ऊंचाई घटेगी या बढ़ेगी? अब बताओ। जैसे पारा, अब जैसे एक बैरोमीटर है, इसका व्यास कम था, इसका व्यास बढ़ा दिया गया तो इसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा? इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन यहां से पूछते हैं, ठीक। यदि बैरोमीटर का व्यास बढ़ा दिया जाए तो पारे की ऊंचाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पारे की ऊंचाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब तो नहीं कंफ्यूजन होगा ना, विज्ञान क्या कहते हैं, पढ़ना चाहिए। और पारे के व्यास बढ़ाने से बैरोमीटर पे पारे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका उतना ही रहेगा, ठीक है। ऑप्शन कौन कौन से दिए होंगे वहां पेपर में? बढ़ेगा, घटेगा, हाँ, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन दिए होंगे, पारे की ऊंचाई, पारा की ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगी? बढ़ेगी, एक ऑप्शन मिलेगा आपको ये। दूसरा ऑप्शन मिलेगा पारा की ऊंचाई, ऊंचाई घटेगी। और सी ऑप्शन दिया हो सकता है कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बनाने को दे सकते हैं, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्या उपयुक्त सभी, ठीक, उपयुक्त सभी सही, ठीक, ऐसे दे सकते हैं आप। तो आज जब देखोगे तो आप देखोगे कि किसी चीज का अगर हम व्यास बढ़ा देंगे तो ऊंचाई घट जाएगी, पर पारे पे ऐसा नहीं होगा। तो कह देंगे कि बैरोमीटर में, बैरोमीटर का व्यास बढ़ा दिया जाए, तो बैरोमीटर का व्यास बढ़ा दिया जाए तो पारे के ऊंचाई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक, इतना क्लियर। ऐसे हम लोग की जो कंफ्यूजन है वो हम दूर कर रहे हैं, या तो आपको करना है, सबसे मुख्य बिंदु ऐसा है आपकी तैयारी में कंफ्यूजन वाले सवालों को दूर करना, जो कंफ्यूजन वाले सवाल उनको दूर करना। ये तो सबको पता होगा, एक क्वेश्चन इस बार आया था नेवी एसआर में ना, हेली पुच्छल तारा कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? आया था ना कुछ, हेली पुच्छल तारा, हेली पुच्छल तारा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है ना, 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ठीक, हेली पुच्छल तारा कितने बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद, ठीक है। और इसकी जो आकृति होती है, आकृति पूछ सकते हैं,
इसकी आकृति दीर्घ वृत्ताकार होती है। इसकी आकृति दीर्घ वृत्ताकार होती है। दीर्घवृत्ताकार होती है। दीर्घवृत्ताकार सबको पता होगा, इतना तो आप लोग सब लोग पढ़े ही हो ना साइंस, तो दीर्घवृत्ताकार सबको पता होगा। वृत्ताकार होता है, ये क्या है? वृत्ताकार है, तो दीर्घवृत्ताकार क्या होता है? थोड़ा बराबर। हाँ, मतलब ऊपर से छोटा, बड़ा नहीं होगा। दीर्घवृत्ताकार छोटा भी हो सकता है, ऐसे हो जाएगा। ठीक, दीर्घवृत्ताकार ऐसे हो जाएगा। तो जो हीलिपुच्छम तारा की आकृति कैसी है? दीर्घवृत्ताकार। जब लिखा करो ना समझे तुरंत ऐसे बना लिया करो। कई तरीके से रटोगे सवाल तो रट ही जाएगा दिमाग में, कहीं नहीं रटेगा। एक जगह दीर्घवृत्ताकार लिखोगे, फिर दीर्घवृत्ताकार का निशान बना लोगे, जैसे हमने लिखा हीलिपुच्छम तारा की आकृति। हीलिपुच्छम तारा की आकृति दीर्घवृत्ताकार। ये कैसे बनाते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सिंबल भी होगा और लिखा भी होगा तो आसानी से रट जाएगा। देखो इसमें कुछ सवाल जो ऐसे होते हैं जो थोड़ा भूगोल से भी रिलेटेड होंगे। भूमध्य रेखा आप लोग जानते ही हो, नहीं जानते? आपका आ जाएगा इसी में, भौतिक विज्ञान के भाग में। भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं हमेशा। भूमध्य रेखा पर दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा पर दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा पर दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा आप लोगों को पता होगा, जो ग्लोब के मध्य से गुजरती है। अच्छा, विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? यहां से क्वेश्चन पूछते हैं, लगभग गलत हो ही जाता है लोगों से। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि सीवी रमन का इस दिन जन्म हुआ था। जन्म हुआ था इसलिए नहीं, इस दिन रमन प्रभाव प्रकाश में आया। रमन प्रभाव की खोज होने के कारण 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। समझो नहीं समझो? ठीक है। यह दिवस सीवी रमन द्वारा
खोज के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक, खोज के अवसर पर मनाया जाता है। जन्मदिन पर नहीं मनाया जाता, इतना याद रखना है कि उनके जन्मदिन पर नहीं मनाया जाता है। अगला पॉइंट लिख लो, दूध का घनत्व लैक्टोमीटर से मापा जाता है। दूध का घनत्व सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, हूबहू दूध का घनत्व लैक्टोमीटर से मापा जाता है। दूध का घनत्व लैक्टोमीटर से मापा जाता है। दूध का लैक्टोमीटर से मापा जाता है। दूध का घनत्व कहाँ से मापा जाता है? लैक्टोमीटर से। दूध का घनत्व लैक्टोमीटर से मापा जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, अगला जो आपका सवाल होगा वो होगा, लाइन होगी याद करने के लिए। जैसे एक कटोरा ले लो, एक प्याला ले लो, सपोज करो प्याला है, ठीक है। ठीक है, प्याला है आपका, ठीक। इसमें बर्फ रखी हुई है, क्या है? बर्फ रखी, और बर्फ यहां तक है, प्याले के ऊपर तक है, ठीक है। और जल समझ लो यही तक है, यहां तक जल है, जल है। एक प्याला है जिसमें पानी ही तक है और बर्फ ऊपर तक है, ठीक है। आप जब ये बर्फ पिघल जाएगा तो इसके तल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, जो बर्फ पिघल के जाएगी इसका पानी कहाँ जाएगा? बढ़ जाएगा ना। जब ये बर्फ पिघलेगी तब भी इसके तल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका सर आयतन वो अपना ले लेती है, मतलब ठीक। जितनी बर्फ होती है बर्फ में, प्याले में या किसी भी पात्र में रखे हुए बर्फ के पिघलने से उसके तल पर, जल के तल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके तल पर कोई प्रभाव नहीं, जितना जल उतना ही रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। जितना है उतना ही रहेगा। अब सपोज करो कि कहीं पे जल ही नहीं है तो जो बर्फ है तो जल का रूप लेगी। सपोज करो कि प्याला सूखा है, इसमें कुछ जल ही नहीं है, तब तो अपना रूप लेगी। मगर अगर जल है और तैर रही है बर्फ, तैरती हुई बर्फ की बात हो जा रही है यहाँ पे, और जो जमीन में लगी हुई तब तो बढ़ जाएगा, आपको बढ़ जाएगा। तैरती हुई बर्फ की बात करेगी, जहां तक तैरती हुई बर्फ होगी वहां पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, तब बिल्कुल बढ़ जाएगा। और तैरती ना हो, सपोज करो यहाँ पे बर्फ तैरती ना हो, इसका जो छू रहा हो, बेस छू रहा हो प्याले को, तब इसके तल पर प्रभाव पड़ेगा, बढ़ सकता था, ठीक। तब तल पर प्रभाव पड़ेगा। अगर केवल तैरती हुई और बर्फ तैर रही है तो इसके तल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। प्याले में रखी हुई, प्याले में तैरती हुई, रखी नहीं, प्याले में तैरती हुई बर्फ के पिघलने से उसके तल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा,
ठीक। प्याले में तैरते हुए बर्फ के पिघलने से उसके तल पर कोई प्रभाव कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, घटेगा तल, बढ़ेगा तल, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से सभी, चार ऑप्शन दे देंगे आपको। अच्छा ये हो गया। थोड़ा एक पॉइंट और बता देते हैं आप लोगों को, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण भी भौतिक विज्ञान का एक पार्ट है, ज्योग्राफी का भी पार्ट और भौतिक विज्ञान का, क्योंकि भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं आपको इस हफ्ते में, लगभग भौतिक विज्ञान कवर करने 8 दिन में, तो भौतिक विज्ञान पूरी कवर कर लेते हैं। देखो दो चीजें होती है ग्रहण में, एक होता है सूर्य ग्रहण और दूसरा क्या होता है चंद्र ग्रहण। सबसे पहले इन दोनों में एक चीज कॉमन है, कॉमन क्या मतलब बिल्कुल अलग है, एक दूसरे के विपरीत है। चंद्रमा को कैसे पता चलेगा कि चंद्रमा पे ग्रहण पड़ रहा है? उसके लिए चंद्रमा को दिखाई देनी चाहिए। सबसे पहले तो चंद्रमा का निकलना आने वाला है, तब तो पता चलेगा कि चंद्र ग्रहण हो रहा है। तो चंद्रमा निकलता कब है? पूर्णिमा को। पूर्णतः चंद्रमा कब? पूर्णिमा को निकलेगा। भाई चंद्रमा का निकलना जरूरी है चंद्र ग्रहण के लिए, तो कब होगा चंद्र ग्रहण? कब होगा आपका? पूर्णिमा को। कब होगा? पूर्णिमा को। इतना याद रखना ना भाई, ग्रहण देखने के लिए उसका निकलना जरूरी है ना, उसका निकलेगा तभी तो पता चलेगा कि वो ग्रहण पड़ रहा है वहां पे, जो पूरा नहीं दिखाई दे रहा हमको चंद्रमा। जब चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा को, तो सूर्य ग्रहण का विपरीत हो जाता है। वो क्या होता है? अमावस्या। ये फैक्ट दोनों इतना है, क्या लगता है? नींद लग रही हो तो फिर आंखें खोलो, ठीक है? ठीक है, सूर्य ग्रहण अमावस्या को और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को। अब रट जाएगा दिमाग में अच्छी तरीके से कि चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा और सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा। सूर्य ग्रहण देखते हैं कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य का कुछ भाग दिखाई देता है, हाँ कुछ भाग ही तो दिखाई देता है। तो इसका मतलब सूर्य होता तब पता चलेगा ना, तो चंद्रमा भी होगा तभी पता चलेगा। तो चंद्रमा आएगी पूर्णिमा को आपकी, अमावस्या को चंद्रमा दिखाई नहीं देती, तो अमावस्या को हो जाएगा सूर्य ग्रहण, पूर्णिमा को हो जाएगा चंद्र ग्रहण। ठीक है, इतना क्लियर आपका। अब चूंकि सूर्य अपनी जगह पे स्थायी है, सूर्य क्या अपनी जगह पे, हालांकि वो भी स्थायी नहीं है, वो भी हमारे गैलेक्सी का चक्कर लगाता है सूर्य, मगर इस जो चंद्रमा है, पृथ्वी है, इसकी तुलना में स्थायी। ठीक, इसकी तुलना में क्या है? स्थायी। ठीक है, देखो सूर्य अपनी जगह पे स्थायी रहेगा, सूर्य दोनों स्थितियों में अपनी जगह पे क्या रहेगा, चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो। क्योंकि सूर्य के चारों ओर होता है प्रकाश, मतलब अध्ययन करेंगे तो जिधर का अध्ययन करेंगे उधर के थोड़ा हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, सूर्य के चारों ओर प्रकाश होता है ना, वो तो हवा का गोला है, हवा के गोले में चारों तरफ प्रकाश होगा। तो सबसे पहले सूर्य ग्रहण था, तो सूर्य ग्रहण बता रहे हैं। अब आपको ये भी पता होगा कि सूर्य के पास प्रकाश है, पृथ्वी और चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है। पृथ्वी और चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है। चंद्र ग्रहण, जब सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं जो चीज, पहले हम जहां पर रह रहे हैं उन चीजों का अध्ययन कर लेंगे, नहीं बोलेगा। सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि हम देखते हैं तो सूर्य का प्रकाश पूर्णतः पृथ्वी पर नहीं आ पाता है। सूर्य का प्रकाश पूर्णतः पृथ्वी पर नहीं आता ना, इसीलिए सूर्य ग्रहण होता है। सपोज करो यहाँ पे पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है,
अब देख, इसका प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचेगा पूरा, तभी तुम सूर्य ग्रहण मानेंगे। देखना कुछ 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 पार्ट ही दिखाई देगा, इतना पार्ट नहीं दिखाई देगा, तो इतना पार्ट नहीं दिखाई देगा। देखे नहीं देखते जब सूर्य ग्रहण पड़ता है, ठीक है, नहीं देखते तो अखबार में छाप के लिख देते हैं, तो उसका इतना पार्ट देखोगे, इतना पार्ट नहीं दिखाई देता, इतने पार्ट दिखाई देगा, तो दिखाई क्या देगा, मतलब उसका जो है इतने प्रकाश की जो एक किरणें हैं वह पृथ्वी पर नहीं आ पाती, पृथ्वी पर नहीं आ पाती, तो कोई ना कोई अवरोधक होगा ना बीच में जो नहीं आ पाते हैं, तो अवरोधक और कोई नहीं तो फिर चंद्रमा हो जाएगा। अवरोधक क्या हो जाएगा, चंद्रमा। देखो सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर नहीं पहुंचता है तो इतना तो हमको याद है कि सूर्य ग्रहण होता है, हम लोग देखते हैं, आम भाषा में देखते हैं, गांव में रहते हैं, सब कुछ पता है कि देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर नहीं आता तब कहते हैं सूर्य ग्रहण, सही ना। तो उसके लिए प्रकाश बीच में नहीं आता है क्योंकि कोई ना कोई बीच में अवरोध कर देता है, इसलिए पूरा प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आता है। तो देखो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ग्रहण में यही तीनों का खेल, इधर से उधर घूमते हैं, ठीक। कौन कौन, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, चंद्रमा, चंद्रमा और पृथ्वी, ठीक है, और पृथ्वी, क्योंकि खेल इन्हीं तीनों का है, ठीक, खेल इन्हीं तीनों का है। जो हमने देखा सूर्य अपनी जगह स्थायी रहेगा, प्रकाश पूरा पृथ्वी पर नहीं आएगा, तो बीच में कौन आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा। क्या जाएगा, चंद्रमा। अब देख लेते हैं, अब सूर्य ग्रहण पता चल जाएगा कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। अब लाइन लिख लेंगे ना हम लोग, अब तो लिख लो क्या से ना, सूर्य और पृथ्वी के मध्य, जब चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। पृथ्वी के मध्य जब चंद्रमा आ जाता है, आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है। समझ लो ना, एक तो ऐसा फैक्ट बता दिया कभी ना भूलने वाला, ठीक, एक तो कॉन्सेप्ट ऐसा कभी ना भूलने वाला। इतना तो आपको पता है कि भाई जब सूर्य पृथ्वी पर नहीं आता है, सही से उसकी किरणें नहीं पड़ती, आधा दिखाई देता, तभी सूर्य ग्रहण करते हैं, ठीक, सभी सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसका मतलब बीच में कोई ना कोई औरत कर देता है। जब तीनों का खेल चल रहा है यहाँ पे, तो बचेगा तो चंद्रमा बचेगा। अब देखो सूर्य अपनी जगह पे स्थायी है, सूर्य अपनी जगह पे क्या है, स्थायी है। जब सूर्य स्थायी है तो पहले चंद्रमा बीच में आ गया, तो दोबारा पृथ्वी बीच में आ जाएगी, दोबारा क्या जाएगी, और फिर बचेगा चंद्रमा, तो आ जाएगा इस किनारे चंद्रमा, ठीक। कोई कंफ्यूजन है, फिर तो बचता है एक ना, पहले पृथ्वी तक नहीं पहुंचता था, अब क्या होगा, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंचेगा, है ना। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंचता तब चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है ना, जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंचता तब चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण इन दोनों फैक्ट से आसानी से रट जाएंगे, ठीक है ना।
ठीक। थ्री भी बता दें आपको। देखो सूर्य ग्रहण एसएमई, इतना कॉन्सेप्ट बता दिया, कॉन्सेप्ट से कभी नहीं भूलने वाला। सूर्य ग्रहण एसएमई, चंद्र ग्रहण एसएमई, इतना याद रखना भाई। इतना सब कुछ है, इतना नहीं याद कर सकते तो एसएमई याद कर सकते हो ना। सूर्य ग्रहण एसएमई याद कर सकते हो कि नहीं? सन मून अर्थ, सन मून अर्थ, एसएमई का तो हो जाएगा क्या? सन देन मून देन अर्थ। ठीक, इतना तो रट ही सकते ना। इससे सिंपल तरीका क्या होता है? एसएमई हो जाएगा, ठीक। और यस ईएम, चंद्र ग्रहण में क्या हो जाएगा? यस ईएम। यस का मतलब, ई का मतलब, और एम का मतलब मून तो चंद्रमा। तीन तरीके से हमने बता दिया, तीनों तरीके आ जाएंगे, आसानी से रट जाओगे। और तीन तरीकों से समझना, तो फिर कॉन्सेप्ट वाला बता दिया, कॉन्सेप्ट में याद रखे। तो पहले होता है सूर्य ग्रहण, फिर होता है चंद्र ग्रहण, ठीक। तो एस एम ई, एस एम ई, एस एम ई और एस ई एम। एस एम ई याद रखो, रिपीट, ठीक है। एस एस एम ई सूर्य ग्रहण, ठीक। सूर्य ग्रहण क्या करना है हमको? एस एम ई, सन मून एंड अर्थ, सन मून अर्थ, रट जाएगा ना तीनों। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, बाकी फिर हम बताएंगे अगली क्लास में। अब तक एक हफ्ते के लिए सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स चलेगी, मतलब भौतिक विज्ञान चलेगी। अभी आपके सर आ रहे हैं, उनका समय हो गया। कल टेस्ट ले रही है। चलो कल टेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, पढ़ो आप लोग।